आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 4 सितंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। यूएई की धमकी से डरा नेतन्याहू, कब्जे का प्लान एजेंडे से हटाया। गजा पर खतरनाक इस्राएली बमबारी, अब तक 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। रेड सी में हूथीज का हमला, जहाज पर दागी मिसाइल। पाकिस्तान हिंदुस्तान में सैलाब का सितम, लाखों लोग हुए बेघर। अफगानिस्तान में जल्जले से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 2200 तक पहुंची तादाद। ईरान का बड़ा फैसला, ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर को निकाला, रिश्ते किए डाउनग्रेड। इसराइल ने एमैनुअल मैक्रों का दौरा ठुकराया, फ्रांस की खुली बेइज्जती। और गजा की शहीद बच्ची हिंद रजब की कहानी पर बनी फिल्म ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सबको रुला दिया। 23 मिनट तक रिकॉर्ड खड़े होकर बजती रही तालियां, पूरा हॉल फलस्तीन के नारों से गूंजा। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई और अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। क्या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई की धमकी से नेतन्याहू डर गया है, तभी उसने वेस्ट बैंक पर कब्जे का प्लान एजेंडे से गायब कर दिया है? तो जवाब हाँ में हो सकता है। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर सॉवरेनिटी लागू करने यानी कि अपना कब्जा जमाने का प्लान अपने एजेंडे से ही हटा दिया है। अच्छी खबर फलस्तीनियों के लिए। द जेरूसलम पोस्ट की 4 सितंबर की खबर के मुताबिक यूएई ने कल ही इस कदम को रेड लाइन कहा था। हमने आपको खबर दिखाई थी और साफ वार्निंग दी थी कि अगर इसराइल ने ऐसा किया तो अब्राहम अकॉर्ड्स तबाह हो जाएंगे। यूएई की इस धमकी के बाद कल से ही इस्राएली अखबार हैरानी भरी हेडलाइंस लिख रहे थे कि यार इसने तो चौंका दिया। और आज नेतन्याहू ने उसी हैरानी को अपने खौफ का अमली जामा पहनाकर एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के ख्वाब को दफन करने के फैसले से यू टर्न मार लिया है। इस्राएली मीडिया बता रहा है कि आज जुमेरात की रात को होने वाली अहम मीटिंग में सिर्फ वेस्ट बैंक की सिक्योरिटी सिचुएशन पर बात होगी। ये सब खासकर उस वक्त हो रहा है जब यूएन जनरल असेंबली में कई मुल्क फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने जा रहे हैं। इधर इसराइल के डिफेंस अफसरों ने इस्राएली मिनिस्टर्स को अलर्ट किया है कि वेस्ट बैंक में किसी भी वक्त हालात भड़क सकते हैं। डिफेंस अफसर कह रहे हैं इसकी वजह बताई गई है बेहद ख़राब माली हालत और सियासी बेयकीनी। उधर इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजलोल स्मोट्रिच ने कहा है कि वेस्ट बैंक के 82% हिस्से को इसराइल में शामिल कर लेना चाहिए। ये लोग अलग नशा फूकते हैं और वो कहता है कि नेतन्याहू को भी इस प्लान को साथ देना चाहिए इस प्लान का। लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी कि यूएई, दुबई अबू धाबी वाला, उन्होंने दो टुक कहा है कि वेस्ट बैंक पर कब्जे की किसी भी कोशिश से अब्राहम अकॉर्ड्स ख़त्म हो सकते हैं। यूएई के ऑफिशियल्स ने तो यहाँ तक वार्न किया कि अगर इसराइल ने ऐसा किया तो डील ही ख़त्म समझो। ये उनके लफ्ज़ हैं, डील ही ख़त्म समझो, अब्राहम अकॉर्ड्स मिट्टी में मिल जाएंगे। वाकई यूएई के इस ऐलान से नेतन्याहू हुकूमत के मंसूबों का गहरा धक्का लगा है, यकीनन लगा है। दोस्तों, अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत यूएई और इसराइल के ताल्लुकात नॉर्मल हुए थे। शर्त ये थी कि इसराइल वेस्ट बैंक पर सॉवरेनिटी लागू करने का इरादा छोड़ देगा। लेकिन जब इसराइल अपना ये वादा तोड़ने की सोच रहा था, तभी यूएई ने कह दिया कि एक तुम ही नहीं हो तन्हा जो वादा तोड़ना जानता है, हम भी तोड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि यूएई का ये मास्टर स्ट्रोक परमानेंटली काम आ पाएगा और क्या वेस्ट बैंक के लोग अपनी ज़मीन पर कब्जा होने के डर से निजात पा लेंगे। फिलहाल तो यूएई के इस फैसले की फ़लस्तीनियों ने जमकर तारीफ़ की है। इसराइल में भारी हलचल है। यूएई की धमकी के बीच आज नेतन्याहू वेस्ट बैंक के इश्यू पर एक अहम बैठक करेगा आज रात। द टाइम्स ऑफ इसराइल की एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू वेस्ट बैंक की सिचुएशन का असेसमेंट करने जा रहा है। बैठक आज होगी और इसमें सीनियर मिनिस्टर्स और सलाहकारों को शामिल किया जाएगा। हिब्रू मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक का मकसद वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर इसराइली कब्जा लागू करने के ऑप्शन पर चर्चा करना है कि अच्छा वो नहीं कर रहे तो क्या करें, अब है अपने लोगों को कैसे खुश करें। लेकिन इस्राएली अफसरों ने कहा कि ये बैठक एनेक्सेशन पर नहीं है, कब्जे पर नहीं है, अपने में वेस्ट बैंक को मिलाने के मुद्दे पर नहीं है और वेस्ट बैंक पर कब्जे का मसला ऑफिशियल एजेंडे में है ही नहीं, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। फिलहाल यूएई की धमकी के बाद इस्राएली ऑफिशियल्स के सुर भी बदले बदले से सुनाई दे रहे हैं। अब गजा की कुछ अपडेट्स, 2-3 अपडेट्स छोटे छोटे में सुन लीजिए। इसराइल ने आज सुबह से गजा के रिहायशी इलाकों और कैंप्स पर बमबारी तेज कर दी। सिर्फ एक दिन में अब
तक 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। कई पूरे के पूरे ख़ानदान ज़मींदोज़ कर दिए गए, मलबे में दबा दिए गए। ये खबरें हैं। इधर हमास ने ऐलान किया है कि वो गज़ा के लिए एक इंडिपेंडेंट नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी हमास के बिना एक आज़ाद सरकार बनाने को तैयार है और एक मुकम्मल ट्रूस डील पर भी राज़ी है, जिसमें सारे इस्राएली कैप्टिव्स यानी कि होस्टेजेस को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन नेतन्याहू के दफ्तर ने हमास की पेशकश को ठुकरा दिया है। नेतन्याहू का बयान आया है कि जंग तो फ़ौरन ख़त्म हो सकती है, लेकिन हमारी शर्तों पर। यानी नेतन्याहू अपनी शर्तों पर ये जंग ख़त्म करवाना चाहता है और वो शर्त सबसे बड़ी ये है कि हमास अपने हथियार डालते हैं। यमन के हूथीज़ ने समंदर में हलचल मचा दी है। रेड सी में जहाज़ पर हमला होने की खबर है। यमन के हूथीज़ ने जुमेरात को रेड सी में एक जहाज़ को निशाना बनाया। अफसरों ने बताया कि इसके बारे में अभी पूरी पक्की खबर सामने नहीं आई है कि क्या नुकसान हुआ। यह हमला इसराइल पर मिसाइल हमलों में आई तेज़ी के बीच हुआ है। ABC न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक तो पिछले हफ्ते इसराइल के हमले में हूथीज़ के वज़ीर आज़म समेत कई अफसर मारे गए थे। उसके बाद से हूथीज़ गुस्से में हैं। हूथी अब क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये छोटे धमाके करने वाले हथियार होते हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है, जिससे इसराइल के नुकसान के आसार बढ़ जाते हैं, इन्हें क्लस्टर मिसाइल भी कहते हैं। ब्रिटिश मिलिट्री के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने कहा है कि जुमेरात को एक अनजान प्रोजेक्टाइल ने मिसाइल ने जहाज़ के पास वो प्रोजेक्टाइल आकर गिरा और इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस भी खासा ज़्यादा था। सेंटर ने बताया कि जहाज़ और क्रू महफूज हैं। इन्होंने कहा कि जहाज़ को हिट नहीं हुआ। प्राइवेट मरीन सिक्योरिटी फर्म्स एम्ब्रे और EOS रिस्क ग्रुप ने भी हमले की तस्दीक की है। अब हूथीज़ के हमले रोज़ाना कई बार होने लगे हैं दोस्तों। पिछले 24 घंटे में चौथा हमला था। हूथीज़ ने अभी तक इस हमले का दावा नहीं किया। हालांकि पिछले कई दिनों से उन्होंने अपने हमलों में तेज़ी लाई है और अभी आपको याद ही होगा पिछले दिनों उन्होंने 2 जहाज़ों को एक साथ निशाना भी बनाया था और डुबा भी दिया था। बात कुदरत के सितम की। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। लगातार भारी बारिश ने पाकिस्तान और मशरकी हिंदुस्तान में ख़तरनाक सैलाब का खतरा और ज़्यादा बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की सूबा पंजाब में हालात सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। ऑफिशियल्स के मुताबिक सिर्फ पिछले 24 घंटे में ही 5 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानियों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। रेस्क्यू टीमें मुतासिर इलाकों में लगातार काम कर रही हैं, लेकिन पानी की तेज़ रफ्तार ने हालात को और संगीन बना दिया है। वहीं हिंदुस्तान के भी पंजाब सूबे में सबसे बुरे हालात हैं और हिंदुस्तान के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सब जगह भी बाढ़ कहर बरपा रही है। बहुत सी जगहों पर पानी भर गया है। दिल्ली में तो कई जो यमुना के किनारे मार्केट्स बने हैं वो पूरी की पूरी डूब गई हैं। एक आध जो पुल हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं क्योंकि पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। बात अफगानिस्तान की, जिसके मशरकी पहाड़ी इलाकों में आया ज़बरदस्त ज़लज़ला सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों ज़िंदगियां निकल चुका है। मरने वालों की नई फिगर्स परेशान करने वाली हैं। आंकड़ा बढ़ गया है। तालिबान हुकूमत के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 6.0 मैग्नीट्यूड के इस ज़लज़ले ने सिर्फ कुनूर सूबे में 2,205 लोगों को हलाक कर दिया, सिर्फ एक सूबे में, जबकि 3,640 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इतवार की रात पाकिस्तान बॉर्डर से लगे पहाड़ी इलाके में आया ये ज़लज़ला मुल्क की कई दहाइयों में सबसे तबाहकुन ज़लज़ला साबित हुआ है। ईरान ने एक बड़ा फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया से रिश्ते डाउनग्रेड कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर को मुल्क से निकाल दिया है। ईरान ने ऐलान किया है कि उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों को कम कर दिया है। यह कदम ठीक उस इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद आया है जब ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी सफ़ीर, ईरानी एम्बेसडर को मुल्क से निकाल दिया था। इल्ज़ाम था कि तेहरान ने यानी ईरान ने सिडनी और मेलबर्न में हुए 2 यहूदी मुखालिफ आगजनी वाले हमलों की रहनुमाई की थी। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान इस्माइल बागई ने कहा, डिप्लोमेटिक कानून के तहत और ऑस्ट्रेलिया की कार्रवाई के जवाब में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने भी उसी तरह से जवाब दिया है जैसा ऑस्ट्रेलिया को मिलना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया का सफ़ीर ईरान छोड़ चुका है। फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों को बहुत बेइज्जती उठानी पड़ी है। इसराइल ने बड़ा झटका दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैक्रों इसराइल का दौरा करना चाहते थे, लेकिन वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने उनकी इस ख्वाहिश को साफ तौर पर ठुकरा दिया। असल में फ्रांस हाल ही में फ़लस्तीन की रियासत को
रिकॉग्नाइज करने, मान्यता देने की कोशिश में आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि इसराइल ने अब पेरिस को साइडलाइन कर दिया है। वहीं यूनाइटेड नेशंस में भी फ़लस्तीन को लेकर बड़ी भिड़ंत होने वाली है, क्योंकि सितंबर शुरू हो चुका है और इसके तीसरे हफ्ते में एक बड़ी मीटिंग होगी जो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए होगी। मिडिल ईस्ट की सियासत का नक्शा बदलने की तैयारी है दोस्तों, और इसमें साफ दिख रहा है कि कुछ मुल्क जैसे फ्रांस अब इसराइल की तरफ से किनारे कर दिए गए हैं। ये सीधे सीधे फ्रांस की बेइज्जती है, लेकिन इसमें सीधे सीधे नेतन्याहू और इसराइल का खौफ झलक रहा है। उन्हें लगता था कि अगर मैक्रोन आएंगे इसराइल और वो वेस्ट बैंक के इलाकों में गए या गजा जाने की ज़िद करने लगे या फ़लस्तीनियों से कहीं मिल लिए तो इसराइल का भांडा फूट जाएगा। फ़लस्तीन की एक मासूम बच्ची हिंद रजब की कहानी पर बनी फिल्म ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सबका दिल हिला दिया। सब रोने लगे। द वॉइस ऑफ हिंद रजब, इस फिल्म को देखिएगा। द वॉइस ऑफ हिंद रजब नाम की इस फिल्म को प्रीमियर पर रिकॉर्ड 23 मिनट तक खड़े होकर तालियां मिली, स्टैंडिंग ओवेशन। खड़े होकर 23 मिनट्स तक, ये रिकॉर्ड है। हॉल तालियों से गूंज उठा और फ्री फ्री पैलेस्टाइन के नारे फ़लस्तीनी झंडों के साए में गूंजते रहे। ट्यूनीशिया की डायरेक्टर कावसर बिनहानिया की ये जज्बाती डॉक्यू ड्रामा उस 5 साल की बच्ची के आखिरी लम्हात बयान करती है जब वो मेडिक्स से या फिर हेल्थ अस्पताल से जुड़े लोगों को फ़ोन पर मदद की गुहार लगा रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद इसराइली फ़ौज ने जिस गाड़ी में वो बैठी थी उस पर 300 से ज़्यादा गोलियां बरसा दी। 300, मोर देन 300। जनवरी 2024 में गजा सिटी से निकलने की कोशिश में हिंद रजब अपने घर वालों के साथ सफ़र कर रही थी, मगर इसराइली फायरिंग में हिंद, उसके चाचा चाची और 3 मासूम कज़न्स सब शहीद हो गए। वो फ़ोन पर बार बार मदद मांग रही थी। उस बच्ची के ऑडियो हमेशा ज़िंदा रहेंगे और उसको मारने वाले हैवान और जानवर किस्म के फ़ौजी भुला दिए गए। उन्हें कोई याद नहीं रखेगा। ये थी आज की कुछ खबरें। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा जज्बाती हो गया आखिर में। ये थी आज की कुछ खबरें जो आपके सामने ट्रांसपेरेंसी और फैक्ट के साथ पहुंचा दी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होंगी। यमन में ईद मिलादुल नबी के मौके पर किस तरीके से सजावट हुई है, किस तरीके से जश्न मनाया गया है, मैं देखकर हैरान हूँ कि पूरा शहर सजा दिया गया सना। आप भी देखिए, मैंने आज वो वीडियो डाला है, स्पेशल शो है, जाके देखेंगे तो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।